नमस्कार साथियों, जोश आईएएस पीसीएस के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों, सहृदय स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस सीरीज में 17 बीपीएससी के पीवाईक्यू को हम लोग देखेंगे। और पीवाईक्यू को कैसे देखेंगे? नॉलेज के साथ साथ लॉजिक मेथड से देखेंगे कि लॉजिक मेथड से आप कैसे अधिक से अधिक क्वेश्चन को सही कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अंतिम प्रहार यानी जो आप 72 बीपीएससी होने वाली है उसमें आप अधिक से अधिक मार्क्स कैसे लाएं, और ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम वाईपीएलपी प्रोग्राम के तहत आप इस सीरीज में देखेंगे कि आप बिल्कुल लॉजिक, अगर आपके पास बहुत कॉमन नॉलेज है और आप थोड़ा सा भी अलर्ट हैं तो आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स के साथ पास करेंगे। तो साथियों, आज ही आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसे जाएं और यहाँ पे क्लिक करके जुड़ जाएं, ताकि आपको 1-to-1 जो मेंटोरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है हमारे द्वारा, उसका लाभ आप जल्द से जल्द ले सके। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ आप 1-to-1 मेंटोरशिप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम और आप। और ओनली लॉजिक मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कल हम लोगों ने 1 से 50 क्वेश्चन को देखा था, और आज जो है हम लोग इस सीरीज में 51 से क्वेश्चन को देखेंगे। और बिल्कुल देखेंगे नहीं, बल्कि एकदम लॉजिक के साथ देखेंगे। और लॉजिक कहाँ पे फेल होता है वो भी हम आपको बताएंगे कि ये लॉजिक यहाँ पे फेल हो गया और कहाँ पे आपका ये लॉजिक काम कर रहा है। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कल हम लोगों ने देखा था, आज हम लोग 51 से देखेंगे। 51 का नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग भी देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और जिस लॉजिक से कल हमने बताया था उस लॉजिक से आप भी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। मेलामाइन क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है: पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जब भी इस तरह से अगर आपको नॉलेज है तो आप बिल्कुल नॉलेज के साथ क्वेश्चन टिक कीजिए, आगे बढ़िए। अगर नॉलेज नहीं है, जिन स्टूडेंट को नॉलेज नहीं है वो चाहते हैं कि टेक्निक के माध्यम से हम क्वेश्चन को हिट करें, तो वो सबसे पहले कैसे इसको सोचेंगे? सबसे पहले इसमें देखिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दो ऑप्शन ऐसा आपको लग रहा है कि सिमिलर साउंडिंग है, इसमें भी प्लास्टिक है और इसमें भी प्लास्टिक है। तो आंसर आपका इसी दोनों में से कोई होगा। ये दो को आप काट दीजिए, या तो आंसर आपका बी होगा या तो डी होगा। आप इसी दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। तो देखिए, एक तो ये हो गया कि इसमें आंसर है डी, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्यों हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब यहाँ पे मेलामाइन लिखा हुआ है तो जिसमें अगर पॉली शब्द लगा हुआ, पॉली लगा रहे तो वो थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक। थोड़ा सा नॉलेज भी ले लीजिए। और जिसमें पॉली नहीं लगा हो, पॉली शब्द ना लगा हो, पॉली नहीं लगा हो, नहीं लगा हो तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऐसे ध्यान पे रखिए, सेटिंग प्लास्टिक, ये ट्रिक्स है। तो इसमें पॉली नहीं लगा है तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हुआ, यानी कि आपका आंसर जो है डी है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लॉजिक के माध्यम से, एलिमिनेशन के माध्यम से आपने 50-50 पे आप आ गए, यानी कि ए और सी कट गया और बी और डी में से ही आपको आंसर चूज करना है। एग्जाम हॉल में बिल्कुल आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और आपका यकीन मानिए आपका 100 मार्क्स ऐसे आ जाएगा। बहुत कॉमन अगर आप पढ़ाई किए भी होंगे और थोड़ा सा इस एलिमिनेशन टेक्निक को लगाइए, लॉजिक टेक्निक को लगाइए, और आपका मार्क्स किसी से अच्छा आएगा। जिन स्टूडेंट का जो प्रीलिम्स लगातार फेल कर रहे हैं, कुछ मार्क्स से, 10 मार्क्स से, 5 मार्क्स से, उनका तो बिल्कुल इस टेक्निक से क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें दे रहा है कि ये आकृति दे दिया है PQRS, और इसमें पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज है। तो एक तो है कि आप बिल्कुल इसमें गिन करके लगा लीजिए कि इसमें इतने त्रिभुज है। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर जब भी आपको दिखे, अगर आपके पास टाइम नहीं हो बनाने का या बिल्कुल ना आता हो, तो उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम नंबर वाला हटा दीजिए। ये मिनिमम नंबर है और ये मैक्सिमम नंबर है, इस दोनों को काट दीजिए। ये ऑप्शन जनरली नहीं होता है। जो बीच का नंबर है उसको आप उसके साथ आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 12 आंसर है डी, यानी कि 52 का डी। इस टेक्निक से हम ये ज़रूर कहेंगे कि 50-50 तक आप ज़रूर आ जाएंगे। 50-50 तक आ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी किसी अन्य स्टूडेंट से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। एक तो कह रहा है कि जो भारत में जो है गांव से जो लोग शहर की ओर आते हैं वो प्रवास का क्या क्या कारण है, बस कॉमन तरीके से आपको सोचना है। शहरों में अधिक श्रम की मांग है, बिल्कुल ये सही है, कॉमन सोचिए। गांव शहर के बीच असंतुलन विकास है, ऐसा है, गांव में ऐसा देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं है शहर में, जबकि कंपेयर टू गांव की तुलना में है, तो ये सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार है, रोजगार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसा इसमें कोई भी ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। जब भी आपको लगे डाउट कि ये सेंटेंस होगा कि नहीं होगा तो उसमें नहीं आप लगा के देखिए। जैसे यहाँ पे है ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार है, तो यहाँ पे ये लिख दीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार नहीं है। ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा है, तो जब भी इस तरह का लगे क्वेश्चन में तो उसमें नहीं लगा करके आप जोड़ लीजिए। अगर वो सेंटेंस फिर सही लगे तो उसको आप काट दीजिए। लेकिन ABC बहुत कॉमन लाइन है, तो इसमें आंसर D होगा, उपयुक्त सभी। एक तो ये टेक्निक हो गया, ये तो नॉलेज हो गया। दूसरा कि देखिए सभी में आपको इसमें से D आंसर में उपयुक्त में से सभी आंसर नहीं लिया गया है। आप जब भी इससे पहले वाला जो भी क्वेश्चन देखिए कि सब में आंसर इस तरह का नहीं है ऑप्शन, देखिए यहाँ पे है D ऑप्शन ऐसा नहीं है। लेकिन जब इसमें 53 नंबर जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें ऑप्शन देखिए कि यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन क्यों बनाए गए। आप कॉमन सोचिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का प्रयास कीजिए। जब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन समझिएगा तो आप क्वेश्चन को अधिक सही कीजिएगा। इसलिए ये आंसर D फ्रेम किया गया है कि उपयुक्त सभी, तो इसका मतलब ये आंसर है तभी ये ऐसा ऑप्शन बनाया गया है, फ्रेम किया गया है। तो आंसर आपका 53 का D। थोड़ा भी डाउट हो इस D के साथ आपको जाना है। 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर तो क्वेश्चन वैसे पूछा गया था कि RBI का ये हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या है, अनुमान क्या है, तो इसमें आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, तो हम लोग भी इसको छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो भी आंसर आपको बताया जा रहा है, जो वेरीफाइड जो फाइनल आंसर किए उसके माध्यम से बताया जा रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है। अब बताइए, इतने बुक लिखा जा रहा है लेखकों के द्वारा, नए नए हर दिन नए नए लेखक है, नई नई किताबें, कितना किताब आप याद करके जाइएगा। एक दिमाग की भी, एक ब्रेन की भी एक मेमोरी की कैपेसिटी है, आप कितना एक तो पढ़ भी लीजिएगा तो आपको याद नहीं रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको छोड़ना नहीं है, आपको कॉमन सेंस से बनाना है। क्वेश्चन जब भी पढ़िए तो पूछिए, देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो बिहार से पूछ रहा है और उसमें भी कह रहा है कि 100 वर्ष हुए हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष, तो उसके द्वारा कौन सी बुक लिखे। जब भी बिहार का नाम आएगा तो बिहार का जब भी नाम होगा बिहार का टाइटल होगा। वहाँ तो कोई जैसे सपोज करिए कि अपने बिहार में कौन कौन सा टाइटल चलता है, ओझा चलता है, मिश्रा चलता है, शाह चलता है, इस तरह का टाइटल चलता है। देसाई और दत्त इस तरह का टाइटल अपने बिहार में नहीं चलता है। जब भी कोई बिहार का बुक लिखेगा तो बिहार का कोई लेखक लिखेगा। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऐसे लॉजिक लगाना है, इस तरह का लॉजिक गेस करना है अगर बनाना है क्वेश्चन। तो देसाई और दत्त इस दो नाम को तो पहले हटा दीजिए, क्योंकि आपका जो भी इसमें लेखक का नाम होगा वहाँ का जो टाइटल होता है जो हम लोग लगाते हैं उस तरह का टाइटल का ही आपका नाम यहाँ पे देंगे। तो PN ओझा और BB मिश्रा, मिश्रा और ओझा हमारे यहाँ टाइटल चलता है बिहार में। तो इसी दोनों में से कोई नाम आपको एक चूज करना है। 50-50 आप आ गए, तो ये आंसर आपका ये है PN ओझा। देखिए आंसर भी यही है, ओझा। इस तरह से आप क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। तो इसमें जो है बीजाणु द्वारा जो प्रजनन होता है तो ये सभी में लगभग कवक में भी होता है, खमीर में भी होता है और फर्न में भी होता है। तो ये आंसर जो एक से अधिक आंसर होने के कारण आयोग जो है इस क्वेश्चन को डिलीट कर दी, क्योंकि ऑप्शन ही इसमें मिसमैच हो गया। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया। अंग्रेज जो है मतलब राजधानी दिल्ली कब राजधानी बनाया, ये पूछ रहा है। तो ये बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, 1912 में। ये सबको याद होगा, आप लोग तो इतना थोड़ा बहुत तैयारी करते ही होंगे, लूसेंट वगैरह पढ़ते ही होंगे, तो जिसमें कि ये बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है तो ये याद हुआ, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
जहाँ पे ट्रिक्स अप्लाई होगा मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी कि यहाँ पे ये ट्रिक्स से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें। 58 नंबर क्वेश्चन, जो जिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? तो किन स्थानों को जोड़ेगा, ये बिल्कुल करंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बिल्कुल मेमोरी बेस्ड था, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम आपको नॉलेज नहीं देंगे, ज्ञान नहीं देंगे। और ये रोहतांग में है, रोहतांग, ये ध्यान पे रखेंगे। और ये जम्मू, श्रीनगर एवं जम्मू, ये बनिहाल दर्रा, बनिहाल, ये रोहतांग दर्रा और ये बनिहाल दर्रा, ऐसे ध्यान पे रखें। तो इस तरह का ये नॉलेज है, इसमें आपको नॉलेज रहेगा तो आप बनाइए, नहीं तो अगर नहीं आता है तो स्किप कर दीजिए इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन आप स्किप भी करेंगे फिर भी आप किसी से आगे रहेंगे, तो इसलिए अगर कुछ क्वेश्चन स्किप करते हैं तो इसमें घबराने की बात नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। बीपीएससी में अब जो ट्रेंड चल गया है खासकर 71 से, उसमें आप अगर थोड़ा सा आप एप्टीट्यूड आपके पास नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आप हो सकता है कि आप कट ऑफ भी पास ना करें। अगर आपके पास एप्टीट्यूड है, नॉर्मल नॉलेज है और एप्टीट्यूड है तो आप किसी से ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे। 100+ का आप टारगेट रखिए और नॉलेज और एप्टीट्यूड दोनों को साथ में मिलाइए और हिट कीजिए क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन आप इसी अंदाज से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, देखिए आपके बेस्ट मार्क्स आएंगे एग्जाम हॉल में। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? यहाँ तो इस रचना से तो लग गया कि कोई क्रिकेट स्टोरी लिखा है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। एक तो सबसे पहली बात कि आता है तो आप बिल्कुल नॉलेज के साथ बनाइए, उसमें कहीं से कोई डाउट, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आप अपने नॉलेज को देंगे। यदि नॉलेज आपके संज्ञान में नहीं है, आप भूल गए हैं, आपको कन्फ्यूजन है, तब आप क्वेश्चन को किस तरह के ऑप्शन को हिट करेंगे, गेस करेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। एक है एस श्रीसंत, सुरेश रैना, राहुल द्रविड़ और आर अश्विन और एस मोंगा। देखिए एक कॉमन आपको ऑड इन वन अगर आपको इसमें से कहेगा खोजने के लिए तो आप कैसे खोजेंगे? एक तो इसमें सिंगल नेम है, इसमें भी सिंगल नेम है और इसमें भी सिंगल नेम, इसमें 2 नाम है, ये आप गौर कर रहे हैं, और बीच में लगा हुआ है। एक तो सबसे पहली बात एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि कोई भी एग्जामिनर जो होगा ये 2 नाम क्यों रखेगा? और 2 नाम रखेगा, अगर रखने का होता तो वो एक ही नाम रखता, आर अश्विन कर देता या एस मोंगा कर देता या कुछ और कर देता, सचिन तेंदुलकर कर देता। यहाँ पे 2 नाम रखने का एक ही मतलब है कि कहीं ना कहीं ये ऑप्शन है, आंसर है, तभी ये रखा गया है। तो आंसर आपका बिल्कुल यही है। जब भी कोई ऑप्शन बड़ा हो, डिटेल हो, एक नाम के साथ 2 नाम हो, ऑड इन वन हो, उस तरह का ऑप्शन बिल्कुल आंसर होते हैं, ये आप ट्रस्ट करिए। ये बिल्कुल करेज होनी चाहिए इस तरह के ऑप्शन को सिलेक्ट करने का। जब तक आप क्या कहा जाए, करेज नहीं रहेगा आपके अंदर, सेलेक्ट करने की हिम्मत नहीं होगी, तब तक आप अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हैं। और हारने का डर जैसे ही आएगा तो आप क्वेश्चन ऑलरेडी बिल्कुल नॉलेज से बनाने का कोशिश करेंगे। केवल और केवल नॉलेज से आप क्वेश्चन बना ले, ये थोड़ा सा टफ है। तो इसमें 2 नाम है और 2 नाम के साथ आप इसके साथ जा सकते हैं। तो आर अश्विन और एस मोंगा, यही आंसर है इसका। और 59 का आंसर भी डी है। देखिए इसमें सब एक नाम है, सिंगल नेम है, ये सिंगल नेम है और ये डबल नेम है, ये गौर कीजिए, इसलिए ये ऑड इन वन हो गया, ये आंसर है। खुद आंसर बोल रहा है कि इसका आंसर मैं हूँ, ऑप्शन बोल रहा है, आप उसी के साथ जाइए। ये मैथ्स है सिंपल फॉर्म में, इसका आंसर जो है ये 0 है। कैलकुलेशन करने के बाद इस तरह के क्वेश्चन को आप बनाइए एग्जाम हॉल, यही सब टाइम बचेगा ना तो आप इधर टाइम दे सकते हैं। 10 जो मैथ और रीजनिंग आते हैं उसको आप बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कम टाइम लगेगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से प्रथम कृति में तैयार किया गया तत्व कौन है? मतलब कह रहा है प्रथम जो आर्टिफिशियल तत्व जो है, एलिमेंट है, वो कौन तैयार किया गया था, क्या नाम है उसका? तो इसमें नाम जो है ये TC यानी कि टेक्नेशियम, इसको लिख लीजिए आप, टेक्नेशियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TC कहते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर जो है
परमाणु संख्या यानी परमाणु संख्या 40 है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं आए तो आप स्किप कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई टेक्निक नहीं लग रहा है, आपकी नॉलेज की ये क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 70-80 क्वेश्चन आप नॉलेज से बनाएंगे एग्जाम हॉल में, और रेस्ट जो क्वेश्चन है जो आयोग देती है आप यहाँ पे एप्टीट्यूड से बनाएंगे, यानी क्वेश्चन एप्टीट्यूड सॉल्व करने का जो टेक्निक आप जो हमारे साथ आप डेवलप कर रहे हैं, लॉजिक गेस करने का जो टेक्निक डेवलप कर रहे हैं उसको आप प्रायोरिटी देंगे, तब जाकर के आप 100+ मार्क्स आएंगे और सेफ रहेंगे आप। तो इस तरह से अगर साथियों अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया, आप उसे ज्वाइन कर लिए, इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। डायरेक्ट आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको 1-to-1 मेंटोरशिप दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि अभी आपको ये करना चाहिए। 64 नंबर क्वेश्चन CGTMSE, एक तो ये शब्द दे दिया गया है, इसका बोल रहा है कि पूर्ण रूप क्या, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। अब एक चीज़ और गौर करेंगे, जब आप PYQ को देखते होंगे तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गया हो कि अब फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है BPSC के द्वारा, किसी भी टर्म का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हिट करना ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले इसको पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर, देखिए हर जगह सिमिलर है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये सब सिमिलर है, यानी कि ये नाम तो बिल्कुल होगा। एक जगह है मैक्रो एंड स्मॉल, एक तरफ है मीडियम एंड स्मॉल, एक तरफ क्या है माइक्रो एंड मीडियम, माइक्रो एंड स्मॉल। तो देखिए एक चीज़ आप गौर कीजिए, एक तो यहाँ आपको आ गया, ये दो जगह आपको माइक्रो दिख रहा है, यहाँ तक ये ज़्यादा सिमिलरिटीज है, ये गौर कर रहे हैं, यहाँ से चेंज हो गया, एक तरफ माइक्रो वर्ड है एक तरफ मीडियम वर्ड है, तो ये दोनों ऑप्शन होने की संभावना कम है, ना के बराबर है, और ये दोनों ऑप्शन ही अब 50-50 पे अब आ गए। जो ज़्यादा सिमिलर में रहे, ज़्यादा लंबा समय तक या ज़्यादा टर्म को कवर करे, वो ज़्यादा होने की संभावना है। माइक्रो एंड अब देखिए यहाँ पे फंस रहा है आपका मीडियम स्मॉल, एंटरप्राइजेज है एंटरप्राइजेज, ये भी मिल रहा है ये भी मिल रहा है। तो यहाँ पे अब ये देखिए, एक तो यहाँ पे SE है, E का मतलब एंटरप्राइजेज तो हो गया, S का मतलब क्या होगा, मीडियम तो कभी नहीं होगा, स्मॉल होगा, तो आप आंसर इसके साथ जाइए। यहाँ पे आप थोड़ा सा नॉलेज का यूज कीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही आप गेस करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना होगा। अगर हर क्वेश्चन आप चाहेंगे कि हम पढ़ के गए और हूबहू आ गया, बिल्कुल अब ऐसा नहीं होने वाला। 150 क्वेश्चन आप खुद भी सोचिए, 120 मिनट है और आपको 150 क्वेश्चन पढ़ने भी हैं, बनाने भी है, फुल बबल भी करना है, और साथ ही साथ 5-10 मिनट आपका उसमें भी जाएगा, बायोमेट्रिक साइन ये वो जो फलाना कुछ होता है काम आयोग के द्वारा, वो भी आपको करना है उसी बीच में। और साथ ही साथ अब तो ई ऑप्शन का भी मैटर है कि आप जिस क्वेश्चन को नहीं बना रहे उसमें आपको ई ऑप्शन भी बबल करना है। तो इतने करने के बाद आप हर क्वेश्चन को नॉलेज से सॉल्व करेंगे, ये संभव नहीं है। कुछ आपको टेक्निक यूज करना होगा जिससे कि आप कम टाइम में क्वेश्चन सही कर सके और आप कट ऑफ से पार रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप। 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो एक तो जानते हैं कि ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और गांधी जी बोले थे। तो ये आंसर बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन है और ये थीम है बीपीएससी का, PYQ है, बीपीएससी PYQ है। तो इस तरह का क्वेश्चन में तो आपको सेकंडों में क्वेश्चन बनने वाला है। और करो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942, ये ध्यान पे रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? रक्त का जो कहता है कि फ्लूइड जो होता है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो रक्त में फ्लूइड पार्ट होता है? तो ये हम लोग जानते हैं कि ये प्लाज्मा होता है। 55% इसमें अभी भी फ्लूइड होता है, 55%। चलिए इतना ये हो गया। इसमें ये बिल्कुल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था और 1 लाइनर क्वेश्चन था, तो आपको ये आना चाहिए। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप नॉलेज से इस तरह के क्वेश्चन को आप नॉलेज को बेस मानेंगे। जहाँ पे लॉजिक गेस लग रहा है, एलिमिनेशन लग रहा है
ऑड इन वन का टेक्निक लग रहा है, मैं वहाँ पे खुद आपको बताऊँगी। 67 नंबर क्वेश्चन। और ये सीरीज़ जो है बिल्कुल ट्रिक्स और टेक्निक वाली सीरीज़ है, क्योंकि बहुत से वैसे स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम क्वेश्चन नॉलेज से तो बना ही लेते हैं, लेकिन अब कट ऑफ पार नहीं हो पाता, इसके लिए आप कुछ टेक्निक बताइए कि अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे सही हो। तो ये सीरीज का नाम ही रखा गया है 100+ क्वेश्चन जो है आप ट्रिक्स से सॉल्व करें। तो उसी के बेस पे आज मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं नॉलेज आपको नहीं दे रही हूँ। नॉलेज के लिए इसी सीरीज पे जॉस ISPCS पे ही आपको क्वेश्चन की सीरीज करवाई जा रही है हमारी टीम के द्वारा। तो आप उसे भी देखेंगे, तब आप नॉलेज को यहाँ पे इन्हांस करेंगे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। देखिए एक आजीविका संप्रदाय है, आजीविका संप्रदाय हम लोग पढ़ते हैं, मेंस में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो इसके बारे में आपको कैसे सोचना है एग्जाम हॉल में, ये मैं आपको बताऊंगी। मखाली गौशाला इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, ये बिल्कुल सही है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो भाग्य था। और हम लोग पढ़ें कि आजीविक जो था वो कहीं ना कहीं भाग्यवादी वाले व्यक्ति थे, क्योंकि भाग्य को वो मानते कि भाग्य में जो लिखा है वो होगा। तो A और B तो बिल्कुल सही है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया। एक तो सबसे पहली बात, ये लाइन ही अपने आप में थोड़ा सा निगेटिव है। कोई भी संप्रदाय, आप ऐसे सोचिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन में डाउट होने लगे कि ये सेंटेंस था कि नहीं था, इसमें ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बुक में, तो आपको ऐसे सोचना है। ये सोचिए जब भी कोई निगेटिव टर्म रहे, वो सेंटेंस रहे, तो इसमें ये सोचिए कोई भी संप्रदाय अगर इस तरह का निगेटिव अगर बोलता या नेगेटिव विचार को अपनी फिलॉसफी में रखता, तो क्या इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता, उसको महत्व दिया जाता। कभी भी याद रखिएगा, किसी भी संप्रदाय से आप हो या किसी भी संप्रदाय को मानते हो, उसके निगेटिव थॉट्स को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। जो पॉजिटिव होता है उसी को वैल्यू दिया जाता है, और वही सरवाइव करता है आगे तक। कोई भी संप्रदाय में पॉजिटिवनेस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कहा जाता है व्यक्ति को कि हमेशा पॉजिटिव रहो। तो ये निगेटिव वर्ड है, भेदभाव किया। भेदभाव यहाँ पे होगा कि नहीं किया था। ये वो लाइन जो है यहाँ पे निगेटिव है, इसको काटिया, ये सेंटेंस ही गलत है। आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी। नियमित सभाएं का मतलब क्या, साल भर में एक बार होता होगा। तो जब भी कोई संप्रदाय हम लोग देखते हैं, बौद्ध हो, जैन हो या किसी का भी हो, एक सभाएं होती थी। सभाएं इसलिए होती है क्योंकि इसका प्रचार प्रसार हो सके, लोग इसके विषय में जान सकें। अगर सभाएं नहीं होगी तो ये संप्रदाय तो बहुत सीमित हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। एक समय आएगा तो लोग इसके विषय में जानेंगे ही नहीं, तो इसका प्रचार प्रसार होगा ही नहीं, तो कैसे जानेंगे। इसलिए सभाएं की जाती थी। तो D बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। A सही है, B सही है, D सही है, A B D सही है, आपका आंसर ये हो जाएगा। और एक तो ये हो गया कि नॉलेज के आधार पे सेंटेंस को पढ़ करके, ऑप्शन पढ़ करके आपने छांटा कि ये लाइन क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये निगेटिव है। भेदभाव शब्द ही निगेटिव है। जाति और वर्ग के आधार पे भेदभाव अगर कोई करेगा तो कोई क्यों उसके संप्रदाय से जुड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात कि आयोग इससे क्वेश्चन क्यों पूछेगा। तो एक तो ये सोचने का तरीका हुआ। दूसरा एक और तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, शायद ये यूट्यूब के दुनिया में कोई ऐसा आपको नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो देखिए ऑप्शन के साथ खेलिए। D कितनी बार है, 3 बार है, तो D बिल्कुल हो जाएगा। D कितने बार है, 3 टाइम्स है। ऐसे देखिए ऑप्शन को, ये एक टेक्निक है। D आपके ऑप्शन में 3 टाइम्स है, ये होगा। A कितने टाइम्स है, A 2 टाइम्स है, A भी होने की संभावना है। और B कितने टाइम्स है, 1 और 2 टाइम्स है। ये ऐसे बस बताया नहीं जा रहा है तुक्केबाजी, बल्कि ये किया गया एक्सपेरिमेंट है क्वेश्चन पे, तब जा कर के आपको बताया जा रहा है कि इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट सही होते हैं। तो जो 3 टाइम्स है वो तो बिल्कुल होगा, जो 2 टाइम्स है वो भी होगा। C देखिए कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। C ओनली 1 टाइम्स है। इसकी संभावना कम है, जो ऑप्शन में कम रहे उसकी संभावनाएं कम है। तो 3 C को हटा दीजिए। C देखिए एक सेंटेंस में भी लग रहा है इसके कि ये निगेटिव है, ये नहीं होना चाहिए। तो A B D ये इसकी संभावना, प्रोबेबिलिटी भी कहती है कि जिसकी संख्याएं ज़्यादा होती है उसकी वो प्रोबेबिलिटी होने की ऑप्शन में ज़्यादा संभावना है। ये मैथमेटिक्स का रूल है।
मैथमेटिक्स रूल है ये ऑप्शन से आपको ऐसे आप बना सकते हैं। जब भी इस तरह का दुविधा हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ब्राज़ील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? यहाँ पे कह रहा है कि एक ब्राज़ील का क्षेत्र है और उसमें से ये प्रांत है, उस प्रांत में कौन सा खनिज मिलता है? तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है बॉक्साइट, लौह अयस्क, अभ्रक और कोयला। तो लौह अयस्क है। तो बिल्कुल नॉलेज वाली क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स नहीं बता पाऊँगी। आता है तो आप बनाइए, नहीं आता है तो स्किप कीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, कौन था? तो ये हम लोग जानते हैं कि सर्वहितैषी था। ये बिल्कुल हल्का क्वेश्चन था और बीपीएससी का PYQ है। इस तरह से इसीलिए साथियों आप हमारे जोश IAS को सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस तरह से आपको एक थीम बताया जाएगा कि कौन कौन थीम पे आप काम कर लेंगे, ताकि आप इजीली जो है बीपीएससी और AEDO का एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। सर्वहितैषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो किसकी है आप बताइए? तो ये कॉमेट की है, कॉमेट। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ये सीरीज आज का ट्रिक्स वाली सीरीज है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज पे बात करेंगे ही नहीं। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? तो बताइए कौन सा दिन होगा? तो इसमें शनिवार होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप लोग जो टाइम बचेगा क्वेश्चन सॉल्व करके इस तरह के क्वेश्चन में आप टाइम देंगे और इस तरह के क्वेश्चन आपके सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उस स्थान का नाम बताए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। तो ये हम लोग जानते कि काफ़ी ये न्यूज़ चर्चा में था कि डोनाल्ड ट्रंप को जब गोली लगी थी, कान से छू करके पार की थी, तो बहुत काफ़ी चर्चा में था वो न्यूज़। तो ये पेंसिल्वेनिया जो जगह था वहाँ पे ऐसा हुआ था। तो ये करंट अफेयर है, तो इस तरह का करंट अफेयर तो आप लोग तैयार कर ही रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन। जहाँ पे ट्रिक्स लगेगा साथियों वहीं पे मैं बताऊंगी। ये नहीं कि ज़बरदस्ती का मैं वीडियो के लिए कि व्यूज के लिए मैं ज़बरदस्ती ट्रिक्स बताऊंगी, ऐसा नहीं है। जहाँ पे लगेगा 60-70 क्वेश्चन पे लगते हैं, मैं वहाँ पे बताऊंगी। 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? और सबसे बड़ी बात कि मैं सोचने का आपको तरीका बताऊँगी कि आपको क्वेश्चन को सोचना कैसे है। एप्टीट्यूड, उसी को एप्टीट्यूड कहा जाता है, क्वेश्चन एप्टीट्यूड डेवलप करवाना। तो मोबाइल फ़ोन के निर्माण में पूछ रहा है कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो है भारत कितने नंबर पे है, उसकी स्थिति क्या है। तो एक चीज़ गौर करिए, जब इस तरह का क्वेश्चन बनता है, फ्रेम होता है, तो ज़रूर कोई अच्छा परफॉर्मेंस होता है, गुड परफॉर्मेंस होता है, अच्छा परफॉर्मेंस होता है, तभी जा कर के इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो ये 15वां और 10वां जब रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा ही क्यों? आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ज़रूर किसी ने अच्छा कुछ परफॉर्मेंस किया होगा तभी जा कर के क्वेश्चन बना है, लोगों के संज्ञान में आया, आयोग के ध्यान में आया कि अच्छा ये क्वेश्चन बनना चाहिए। बुरा को कोई याद नहीं रखता है, बस एक ही बात याद रखिए, अच्छा को सब याद रखना चाहता है, बस ऐसे सोचिए आप। तो मोबाइल निर्माण में भारत जो है दूसरा नंबर पे आया था, इसीलिए ये क्वेश्चन बना था, अब बनना लाजमी था। तो 15 और 10वां को तो आप ऐसे हटा दीजिए, आंसर आपको चूज करना था बी और डी में से ही। तो दूसरा यहाँ पे अच्छा वाला रैंक है, इसलिए आप इसके साथ जाएंगे। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बनाना है लॉजिक गेस लगा करके। और आपके 6 ईयर को आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा करके मैं आपका एप्टीट्यूड डेवलप कर दूँगी, इसलिए आप जुड़े रहें इस सीरीज से। चलिए नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शहरों में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये पेरिस है। ये बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। पेरिस है, सीन नदी के किनारे। चलिए अब 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, RBI के अनुसार
एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? तो आपको पूछ रहा है कि मानदंड क्या मतलब फिक्स किया गया है मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए RBI के अनुसार। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कितना फिक्स किया गया है, कुछ पैसे वाली राशि की बात हो या उम्मीद की बात हो, अनुमान की बात हो, तो हमेशा राउंड फिगर में डाटा खोजिए, राउंड फिगर में डाटा खोजिए। एक तो ये टेक्निक है। दूसरा टेक्निक ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम को आप साइड कर दीजिए, मैक्सिमम को काट दीजिए और मिनिमम को काट दीजिए। जो बीच का डाटा हो उसके साथ आप जाने का प्रयास कीजिए। 50-50 तक कम से कम आप आ जाएंगे। तो इसमें देखिए मैक्सिमम कौन है? 1500 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़ और 1000 करोड़। मैक्सिमम कौन है? 2000 करोड़। इसको काट दीजिए, ये आंसर नहीं होगा। मिनिमम डाटा कौन है? 500 करोड़। ये भी डाटा आपको नहीं होगा। बाकी अब बच गया कौन? 1500 करोड़ और एक तरफ बच गया कि ये 1000 करोड़। आंसर आपका इसी दोनों में से कोई एक होगा। इस तरह से अगर आपको आता है तब तो आप नॉलेज के साथ जाइए। फर्स्ट साइड में अगर आपको नॉलेज लग गया कि नहीं इसका डाटा ये था, तो आप बिल्कुल टिक करके आगे बढ़ जाइए। अगर जिस मतलब साथियों को कन्फ्यूजन है या नहीं याद है या क्वेश्चन बनाना है, कम अटेम्प्ट लिए हैं, आपको अटेम्प्ट करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो मिनिमम डाटा और मैक्सिमम डाटा को आपने काट दिया। 500 सबसे कम था और 2000 सबसे अधिक था। तो इसमें से 1500 करोड़ और 1000 करोड़। और मैंने अभी एक ट्रिक आप क्या बताया कि राउंड फिगर में डाटा रहता है इस तरह का। जब भी कोई पात्रता बताता है या कुछ इस तरह का बताता है कि अनुमान किया गया है, तो एक क्या कहते हैं राउंड फिगर में डाटा रखने का प्रयास करता है ताकि याद करने में आसानी हो। तो ये न्यूनतम शुद्ध संपत्ति का 1000 करोड़ जो है, इसको मतलब ये मानदंड रखा गया है 1000 करोड़। 1500 करोड़ था, 1000 करोड़, 1000 करोड़ इसका आंसर होगा। चलिए देखिए यहाँ पे ट्रिक्स बिल्कुल फिट हो रही है कि नहीं हो रही। आगे इस तरह का बहुत क्वेश्चन में है जहाँ पे ट्रिक्स से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। 76 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके सही उत्तर का आप चयन करिए। एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ उसका मुख्यालय है। ये बिल्कुल नॉलेज क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन है। INA या आज़ाद हिंद फौज, तो इसका स्थापना ये कहाँ हुआ था? मुख्यालय रंगून में था, यानी कि D का 4 एक ही जगह है। D का 4 आपका आंसर आ गया। यानी कि 1 का A स्वदेशी सेवक होम, 1 का A यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को और INA आज़ाद हिंद फौज रंगून, इसका मुख्यालय यही था। एक तो वही सामने सामने दे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन को आप बिल्कुल नॉलेज से बनाएं, हल्का क्वेश्चन था, PYQ था, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन को नॉलेज से बनाएं आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो हम लोग जानते हैं कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। तो ये तो हम लोग जानते हैं, बिल्कुल नॉलेज है, बहुत ज़्यादा हम इस पर बात करेंगे नहीं। चलते हैं, अब आगे चलते हैं क्योंकि आज ये ट्रिक्स वाली क्लास है। चलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? तो ये उस समय का करंट है और इसको एक जनरली स्टूडेंट को तो ये ऑप्शन पता ही रहा होगा कि कोझिकोड था। कोझिकोड केरल में है। एक तो ये हो गया कि आपको नॉलेज है तो आप बनाए और निकल गए। दूसरा एक अप्रोच ये कहता है, अगर हमारे नज़रिए से आप देखेंगे, एग्जामिनर के नज़रिए से देखेंगे, तो वो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ कि जब नहीं आए तो आपको कैसे अप्रोच करना है इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए इसमें ऑप्शन पढ़िए, दिल्ली, कोझिकोड, वाराणसी, हैदराबाद। आपको एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, आप जब ऑप्शन पढ़ रहे होंगे तो आपको एक चीज़ लग रहा होगा कि इसमें 3 नाम जो है बहुत कॉमन नेम है, फेमस नेम है। दिल्ली है, वाराणसी है, हैदराबाद है, लेकिन कोझिकोड जो है इतना फेमस नहीं है। आप ही बताइए, जब आपको हम पूछेंगे कि अच्छा आप शहर का नाम बताइए, तो आप क्या बताइएगा? दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद, पटना, मुंबई, इस तरह। कोझिकोड क्या आपके दिमाग में आएगा?
नहीं आएगा। तो कोझिकोड यहाँ पे देने का मतलब क्या हुआ, जब आपको नहीं आता इसका मतलब कि एग्जामिनर को भी नहीं आना चाहिए। एग्जामिनर कोझिकोड इसलिए दिया है क्योंकि कोझिकोड यहाँ पे इसका आंसर है, एग्जैक्ट आंसर वही सही है, इसीलिए वो दिया है। और बाकी 3 ऑप्शन उन्होंने दिमाग से सोच करके फ्रेम किया है, दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ऑड इन वन खोज सकते हैं, ऑड इन वन टेक्निक से आप जा सकते हैं, ट्रिक से जा सकते हैं। एक तो ऑड इन वन खोजेंगे तो कोझिकोड यहाँ पे अननोन नेम है, बहुत छोटा सा शहर है, कोझिकोड कोई बोलता ही नहीं है, शहर फेमस ही नहीं है। अब जाकर के आया है, यूनेस्को शहर में शामिल हुआ है, तो अब जाकर के कुछ कुछ व्यक्ति बोलेगा, सुनेगा। कोझिकोड फिर भी इतना फेमस नहीं है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पटना कितना फेमस है। इस तरह से क्वेश्चन को आपको इसमें अप्रोच करना है। तो ट्रिक्स से हो गया कि जो नाम फेमस नहीं है, जो बिल्कुल लग रहा है कि अनसुना नाम है, ये अनसुना नाम है, अनसुना नाम है, ये नाम है, ये आप गौर कर रहे होंगे, आप खुद भी सोचिए थोड़ा सा। इसलिए ये आंसर है, इसलिए ये डाला गया ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 79 का। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो क्या है, या तो कोशिका या तो उत्तक। तो कोशिका है, हम लोग 9th क्लास में बिल्कुल पढ़े हुए हैं, 6-7 क्लास में, कि जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अंग और जीव तो वैसे भी काट दीजिए, 2 ऑप्शन तो ऐसे भी कट गया, और बच गया ए और सी, तो आपको कोशिका, ये बिल्कुल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बनना चाहिए एग्जाम हॉल में। चलिए ये अब रीजनिंग है, रीजनिंग का इसमें मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ये 60 मीटर है, और ये इस तरह का क्वेश्चन में अगर आपको टाइम बचता है तो ये क्वेश्चन आपका बनना चाहिए, एग्जाम हॉल में बन जाएंगे। ये रीजनिंग है, आप सॉल्व करेंगे एग्जाम हॉल में। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? और जब जो बजट पेश किया गया था 24-25 का, तो उसमें कह रहा था कि कौन सी ऐसी बात थी जिसको शामिल किया गया था और कौन ऐसी बात थी जिसको शामिल नहीं किया गया था। तो ऊर्जा सुरक्षा था, अभी भी ऊर्जा, हर जगह एनर्जी की बात हो रही है। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, ये भी थी। उत्पादकता, कृषि जैसे क्षेत्र को कैसे छोड़ दिया जाएगा, आप ऐसे भी सोचिए। सतत विकास, और चौथा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। हम लोग रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए ही तो सब काम कर रहे थे, ये भी होगा, ये भी होगा। सतत विकास जो था ये शामिल नहीं था बजट में, ये यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा। ऐसे सोचिए कि कौन चीज़ कॉमन बात है। ऊर्जा की बात हम लोग करते हैं, कृषि की बात हमेशा करते हैं, इंडस्ट्री की बात हम लोग हमेशा करते हैं। सतत विकास तो ये थोड़ा सा हटके हो गया थीम, तो ये नहीं था शामिल, बाकी ये 3 शामिल था। ये तो हो गया 24-25 के अनुसार। अब आपको जानना है कि वर्तमान में कौन कौन से फैक्ट शामिल है जो आपको अब आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा 2026-27 के अकॉर्डिंग, बजट 2026-27 में। तो इसमें 3-4 लाइन है, फैक्ट है, आप याद रख लीजिए। सतत आर्थिक विकास जो शामिल किया गया, सतत आर्थिक विकास। दूसरा है जन केंद्रित विकास, जन केंद्रित विकास। तीसरा है विकास की नींव को सुदृढ़ करना, दृढ़ करना। फोर्थ है विश्वास आधारित शासन, याद रखिएगा क्योंकि आपके बजट में ये बात सब शामिल किया गया है। राजकोषीय मामले। और 6 था व्यापार करने में सुगमता और जीवन जीने में सुगमता। इस तरह से 5-6 पॉइंट को शामिल किया गया है। सतत आर्थिक विकास, जन केंद्रित विकास,
एक सेकेंड। सतत आर्थिक विकास, जन केंद्रित विकास, विकास की नींव को सुदृढ़ करना, विश्वास आधारित शासन, राजकोषीय मामले, और 6 है व्यापार करने में सुगमता और जीवन जीने में सुगमता। जब आप व्यापार अच्छा करेंगे सुगमता से तो आपका जीवन भी सुगम होगा। इस तरह से इस 5-6 पॉइंट को इस बार के बजट में शामिल किया गया। ये आपका नॉलेज है, इसको आप याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है। मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जो से बिहार में बहती है, बिहार में मतलब उस भूमि का प्रवाह होती है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सी नदी हम लोग पढ़ते हैं, घाघरा, बूढ़ी गंडक, गंडक, इस तरह के। महानदी तो नहीं पढ़ते हैं बिहार की नदियों में, यमुना भी नहीं पढ़ते, नर्मदा भी नहीं पढ़ते, नर्मदा तक है नीचे है, तो घाघरा नदी है। तो यही हो जाएगा 82 का ये आंसर। ये बिल्कुल सिंपल नदी पर आधारित क्वेश्चन था, आपका सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं। 83 में देखिए कितना अच्छा टेक्निक आपको लगेगा, बिल्कुल सोचने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। 83 क्या कर रहा है, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों का विचार करें। मतलब अमरकोश जो एक किताब है, उस किताब के अनुसार आपको कह रहा है कि भूमि का प्रकार कैसा कैसा था, ये आपसे जानने का प्रयास कर रहा है। बताइए क्वेश्चन आप कभी भी 200 साल भी अगर आपको तैयारी करने का मौका दे दिया जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को आप नहीं बना पाएंगे। कितना आप बुक पढ़ेंगे, कौन कौन सा बुक पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देने का आपका आयोग कभी आपका नॉलेज चेक करना ही नहीं जान चाहता है, वो आपका एप्टीट्यूड देखना चाहता है कि सच में आप एट द टाइम आपको प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी के बेस पे है। तो देखिए एक अमरकोश बुक है, उस बुक में कितने, कोई भी बुक जो होता है कितने पन्नों का होता है, 200, 250, 300, 400 पेज का होता है। अब बताइए कि एक कोई भी व्यक्ति जो क्वेश्चन बनाया गया होगा, क्या उसको पता होगा कि इस बुक के में कौन बात लिखी है कौन बात नहीं लिखी है, वो पढ़ने गया होगा। ऐसे सोचिए आप कॉमन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रोफेसर क्वेश्चन क्रिएट किया होगा, बनाया गया हो, तो पढ़ने थोड़ी गया होगा, उन्होंने अपना एक क्वेश्चन बना दिया इस तरह से, तो वो नहीं गया होगा। और ये जज करना बहुत मुश्किल है, प्रूफ करना बहुत मुश्किल है कि कौन से लाइन था कौन सा लाइन नहीं था। एक एक व्यक्ति पे या एक शब्द से जुड़ा हुआ कितनी बुक है और उस बुक में कितने पेज है, कौन उतना पढ़ने जाएगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए कि इसके अनुसार कौन कौन चीज़ शामिल था या इसके अनुसार कौन कौन चीज़ शामिल नहीं था, तो उसमें मैक्सिमम में आंसर जो है ना सभी आंसर होता है। अगर थोड़ा सा भी कहीं भी कोई लेखक इस बुक में अगर ये बात लिख दिया हो कि हाँ घास भी था या वर्षा भी सिंचित ऐसा कोई रीजन था, तो वो तो फिर कल के डेट में ये क्वेश्चन डिबेटेबल हो जाएगा, कोर्ट का चक्कर लग जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि इस बुक के अनुसार या इस लेखक के अनुसार, तो आप मैक्सिमम आंसर के साथ जाएं, सोचे ऐसे एग्जाम हॉल में। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी कि उर्वरा उपजाऊ भूमि भी था, मरु रेगिस्तान भी था, साद वाला घास भी था और देवमातृक वर्षा से सिंचित क्षेत्र भी था। ये क्वेश्चन बिल्कुल बीपीएससी जो है यूपीएससी का नकल कर रही है। इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में भी देखने को मिलता है कि इस व्यक्ति के अनुसार इस चीज़ प्राचीन इतिहास में कौन कौन चीज़ मिलते हैं, तो उसमें मैक्सिमम आंसर आयोग लेती है, डी आंसर लेती है। तो यहाँ भी डी आंसर है। ऐसे सोचना है आपको एग्जाम में, बहुत ज़्यादा दिमाग आपको मतलब ख़त्म करना ही नहीं है, एग्जॉस्ट करना ही नहीं है। इसमें इतिहास में ये चीज़ का पता लगाना कि कौन चीज़ था कौन चीज़ शामिल नहीं था, ये बहुत मुश्किल काम है किसी के लिए भी, आपके लिए भी और जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए उसके लिए भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 243J के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि नियम कानून कौन बनाता है। तो हम लोग जानते हैं कि नियम बनाने का काम किसको हम लोग दिए हैं, केंद्र में संसद को और राज्य में विधानमंडल को। बस ऐसे सोचना है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो कौन आंसर होगा, यहाँ पे बात है पंचायत की बात है, तो पंचायत से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा, राज्य विधानमंडल बनाएगा, पंचायत राज का विषय है। तो ये नियम विधानमंडल, ये आंसर वैसे भी कट जाएगा। तो आपका 84 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बस ऐसे ही एग्जाम हॉल में सिंपल सोचना है, बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है क्वेश्चन में। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है। जो बिना संपर्क वाले बल का यहाँ पे
क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो बिना संपर्क वाला आप जानते हैं कि चुंबक के मतलब बगल में अगर रखते हैं, लोहा से इस तरह का रहता है, तो चुंबक में ऊपर जब डालते हैं उसके इस इर्द गिर्द रहता है तो जो क्या होता है, चिपक जाता है, सट जाता है बिना संपर्क के भी। तो जो चुंबकीय बल होगा, जो आप बचपन में करते थे शरारत, उस शरारत से भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी सजग बच्चा रहे होंगे बच्चे में, तो आपको याद होगा कि आप चुंबक से ऐसे करके आप कुछ कुछ चीज़ को, पैसा को चिपकाने का काम करते थे। तो यही चुंबकीय बल जो था वो गैर संपर्क बल काम करता है पैसा और उस चुंबक के बीच में, तो ये चुंबकीय बल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हर क्वेश्चन टफ नहीं होती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप जो बचपन में कुछ घटनाएं करते हैं या अभी करते होंगे, उससे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध डैश से है। मतलब देखिए, मोटरसाइकिल में जब बैटरी लगाते हैं, बैटरी का क्या काम है, एनर्जी देना, एनर्जी का काम करता है, फ्यूल का काम करता है। तो जीवन किससे चलता है, जीवन का फ्यूल कौन देता है, सूर्य से प्राप्त होता है एनर्जी। पृथ्वी तो ऐसा कोई एनर्जी देती नहीं है, सितारा देगी नहीं, उसका अपने पास कोई ऐसा है ही नहीं, ये तो सूर्य से लेता है। चंद्रमा के पास भी अपना कोई ऐसा है नहीं। तो जीवन का संबंध क्या है, सूर्य का, सूर्य से। मतलब ये समझना कि जो भी व्यक्ति, ये पृथ्वी पर जो भी जीव है, उसका कहीं ना कहीं संबंध किससे है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सूरज से है। सूर्य है तभी तो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे अपना जीवन मतलब एनर्जी बनाते, फोटोसिंथेसिस करते हैं, भोजन बनाते हैं, उस भोजन को प्राप्त करके पेड़ पौधे बढ़ते हैं, उसमें फल लगते हैं, उस फल को कौन खाता है, हम लोग खाते हैं, पशु पक्षी खाते हैं। तो उसका जीवन किससे चल रहा है, सूरज से ही चल रहा है कहीं ना। अगर ये खत्म हो जाएगा तो जीवन वैसे भी खत्म हो जाएगा। ऐसे सोचिए आप, जिस प्रकार बैटरी के बिना मोटरसाइकिल चल नहीं सकती, उसी प्रकार आपके सूरज के अभाव में आपका जीवन नहीं चल सकता। ऐसे सोचिए। 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल जैसे अभी जस्ट अभी बताए हैं कि प्रवर सेन के अनुसार आपको कह रहा है कि इसमें से क्या क्या फैक्ट सही है। तो देखिए, वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, बिल्कुल था। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, बिल्कुल सिंपल लाइन है, कोई ऐसा निगेटिव लाइन नहीं है जिसको आप काट सकते हैं। वो अपने पिता विद्यन शक्ति के उत्तराधिकारी थे। कोई भी पुत्र जो होता है, पिता का मतलब जो होता है वो उत्तराधिकारी ही होता है, अपने वंश का उत्तराधिकारी होता है। तो बिल्कुल सिंपल लाइन है। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। अब पुराण इतने 18 पुराण है, कहीं पे उनका उल्लेख रहा होगा। आयोग पढ़ने तो नहीं गया होगा, नहीं आप जाएंगे पढ़ने के लिए, होगा कहीं भी, एक लाइन में भी कहीं पे उल्लेख है तो उल्लेख है। तो डी तो आंसर में होगा। और डी देखिए कि आपका यहाँ पे, यहाँ भी है, आपका आंसर चारों का चारों सही है। ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो इस तरह का जब भी आंसर रहे तो आप डी के साथ जाइए। ए भी सही है और ये सब सही है। इस सभी के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, और आयोग भी इसी आंसर को सही मानती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक तरफ आपको समाचार पत्र दिया है, दूसरी तरफ उसका संपादक है, और संपादक से आपको मैच करना है। तो इसको मैच कीजिए। फ्री हिंदुस्तान किसका है, तारकनाथ दास का है, हम लोग जानते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 का डी 2 जगह है, ये आंसर है, ये आंसर आपका कट गया। और इंडियन ओपिनियन किसका है, ये महात्मा गांधी जी का है। 2 का ये आंसर आपका। देखिए 2 आपको पता है, आपका आंसर बन गया, यानी कि 88 का बी आंसर। अब 3 का बी लगा लीजिए, वॉइस ऑफ इंडिया। तो ये तो जानते हैं कि ये दादा भाई नौरोजी जी का है। और बंगाली नाम से भी है, बंगाली है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी शब्द उधर ही लगता है, बंगाली के साइड ही लगता है। बनर्जी, चटर्जी, इस तरह का टाइटल हमेशा बंगाल के रीजन में लगता है, ये भी आप ध्यान पे रखिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉलेज से बनाने वाला था, और आप लोग सभी इस तरह के क्वेश्चन बना लेंगे, मुझे उम्मीद है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन शहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक
क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं। तो ये इसके बारे में बता रहा है कि ये पहले पुरुष बने हैं पहलवान। तो इसका पूछ रहा है कि वेट कितना था, कितने ग्राम पे इन्होंने क्वालिफाई किया। तो ये 57 किलोग्राम। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आता है तो बनाइए, नहीं तो स्किप कीजिए इस तरह के क्वेश्चन को, एक्स्ट्रा आप गेस मत कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। पूछ रहा है कि सर्वाधिक कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एसटी की जनसंख्या ज़्यादा है प्रतिशत में। तो कौन सा है, ये कटिहार है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस तरह का बिहार का जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, एससी की संख्या, एसटी की संख्या, कहाँ पे मतलब सिटी ज़्यादा है, कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे मतलब लिटरेसी ज़्यादा है, मेल का हो या फीमेल का, इस तरह का आप मतलब एक डाटा चार्ट आप तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आयोग पूछती है, PYQ है एक प्रकार का, पूछेगी आपसे, नेक्स्ट टाइम भी पूछेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार सरकार जो है बजट में शिक्षा पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है। बजट में जो है शिक्षा पे सबसे अधिक पैसा देती है, खर्च करती है। तो अभी भी ये तो 24-25 का डाटा है, और 2026-27 में भी शिक्षा ही आएगा। सबसे अधिक जो निवेश है शिक्षा पे ही किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब 92 क्या कर रहा है, अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरों से भिन्न है। तो ये रीजनिंग है, रीजनिंग क्वेश्चन आप बना लेंगे। ये आपका PSVX है, तो आपका बी आंसर है। अब वैसे भी देखिए लास्ट में XX 2 जगह है। जब भी कोई वर्ड ऐसा मिले कि सिमिलर आ जाए तो आंसर उसी A B में से ही कोई एक होगा, ऐसे चूज करिए। अगर आपको एग्जाम में गेस भी करना हो और बनाना भी हो क्वेश्चन को, टाइम ना हो, तो बिल्कुल ऐसे ही चूज करके आप गेस करिए कि A या B में से कोई मारिए। ऐसा ना कि कुछ भी गेस कर दीजिए, मैथमेटिकली गेस कीजिए। तो ऐसे मारिए कि मैथमेटिकली हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क है। कोरंडम तो हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम का अयस्क है, और क्रायोलाइट सब एल्युमिनियम का है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। और इसका जानते हैं कि एक बॉक्साइट भी है। चांदी का जानते हैं कि अर्जेंटाइट है, अर्जेंटाइट। और लोहा का तो हम लोग जानते हैं कि हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है। लिमोनाइट भी आपसे पूछा गया है, लिमोनाइट, ये आप याद रखिए, लिमोनाइट। सीडेराइट, इस तरह से याद कर लीजिए। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन। 94, मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है। मतलब जो वरिष्ठ नागरिक था उसके लिए जो है मतलब पोस्ट से, बाय पोस्ट जो है वो मतदान कर सकते हैं, उसके लिए आयु कितना निर्धारित किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन जानने का प्रयास कर रहा है। तो एक तो हम लोग इसका आंसर जानते हैं कि 85 वर्ष के जो व्यक्ति थे वो ऐसा पोस्ट के द्वारा अपना वोट कर सकते थे। तो एक तो ये हो गया कि नॉलेज। दूसरा, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको कुछ ऐसा गेस करना है, तो उसमें मिनिमम नंबर को आप हटा दीजिए। मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। इसमें से 82, 82 वर्ष और 85 वर्ष, जो आपको सही लगता है वो टिक कर दीजिए। यानी कि आंसर A और C में से ही आपको गेस करना था, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर नहीं गेस करना है, ट्रिक्स के अकॉर्डिंग। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है।
एक तो इसमें पूछ रहा है कि प्रमुख भंडार यानी कि मेजर। जब भी क्वेश्चन में प्रमुख लिखा रहे या मेजर लिखे रहे तो उसका आंसर एक से अधिक होता है। यहाँ पे शब्द लगा दिया है मेजर। तो झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और उड़ीसा में भी है और इस तीनों में है। तीनों के आधार पे आपका आंसर डी हो जाएगा। और एक बात गौर कीजिए, इसके ऊपर में देखिए कि आपका आंसर उपयुक्त में से सभी नहीं है दिया हुआ। 3-4 जो ऊपर का क्वेश्चन है, जो 94 है या 93 है, 92 है, सब में आंसर इस तरह का नहीं है। डी का आप आंसर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ है किस तरह का आंसर तो नहीं है, लगातार इस तरह का आंसर नहीं है। लेकिन अगर इस आंसर में इस तरह का डी ऑप्शन में दिया है उपयुक्त सभी, तो कुछ ना कुछ आंसर है, तभी ये ऐसा आंसर फ्रेम किया गया। नहीं तो क्यों होता, यहाँ पे कुछ और राज्य लिख दिया गया होता, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे कुछ और ऐसा लिख दिया गया होता, पश्चिम बंगाल लिख दिया गया होता या कुछ भी लिख दिया गया होता। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आंसर डी था, तभी इस तरह का आंसर फ्रेम किया गया। और प्रमुख जब भी आए तो आंसर एक से अधिक होता है, ये आप ध्यान पे रखेंगे। आज के सीरीज में मैं आपका जो सोचने का तरीका है, थिंकिंग अप्रोच, वो चेंज कर दूंगी कि आप एग्जाम हॉल में सोचेंगे कैसे और आपका अधिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सही होगा। 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो ये तो एक तो नॉलेज है कि आपके पास नॉलेज है, तो आप ये कह देंगे कि एक धर्मनिरपेक्ष था, एक समाजवादी शब्द था। ये तो चलिए ठीक है, आप नॉलेज से बना लिया। बिल्कुल नॉलेज, बहुत बच्चे नॉलेज से सही भी करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है या आप कंफ्यूज कर गए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें देखिए, गेस कीजिए, समाजवादी शब्द कितने जगह आए हैं? एक समाजवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा समाजवादी, 3 टाइम्स है समाजवादी। समाजवादी 3 टाइम्स है, 3 बार दिया गया है, इसका मतलब ये आंसर में होगा। दूसरा क्या है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष कितने बार है? 1 और 2 टाइम्स है धर्मनिरपेक्ष। और ऑप्शन देखिए, प्रजातांत्रिक है कहीं पे और नहीं है, इसका मतलब ये 1 टाइम से नहीं होगा। गणराज 1 ही टाइम्स है, होने की संभावना ही कम है। प्रभु सत्ता संपन्न 1 ही टाइम्स है, 1 टाइम्स है ये तीनों वर्ड, तो ये होने की संभावनाएं कम है या ना है, तो इसलिए आंसर धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी आंसर होगा। ये प्रोबेबिलिटी जो आप पढ़ते हैं, जिसकी संख्या आने की संभावनाएं ज़्यादा है, वही प्रोबेबिलिटी में शामिल होगा। इसके बेस पे ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। जो संख्याएं ज़्यादा आएंगे, 3 टाइम्स आएंगे, 4 टाइम्स होंगे, वो ऑप्शन में अगर है तो ये मान के चलिए कि वो ऑप्शन आपका है, इसीलिए वो दिया गया है। आपको आयोग के द्वारा कंफ्यूज करने के लिए वो शब्द बार बार बनाया जा रहा है। ठीक है, तो 96 का आंसर डी होगा। 97 नंबर क्वेश्चन, किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी में से एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो इस सोमपेन जनजाति कहाँ है? आप लोग ये समझिए कहाँ है? अंडमान निकोबार में है सोमपेन जनजाति। अब कॉमन सोचिए थोड़ा सा कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अभी भी डेवलप के एरिया से मतलब पीछे छूटा हुआ है। आंध्र प्रदेश तो बिल्कुल एक स्टेट है, तो वहाँ पे तो विकास का जो प्रकाश इतना पीछे नहीं रहेगा कि अब वर्तमान में पहली बार मतलब कोई लोकतंत्र में अपना वोट देगा, मतदान करेगा, तो ये तो होगा नहीं। त्रिपुरा में भी ऐसा नहीं है। अतुरा, ये देखिए इतना, अंडमान निकोबार ही इसका आंसर है, इसलिए दिया। ये बिल्कुल करंट अफेयर था, बहुत फेमस करंट अफेयर था, तो इस तरह का आपको फैक्ट पता होनी चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP पूछ रहा है आपसे, कितना था? ये अमाउंट पूछा है कि कितना अमाउंट था, तो कितना अमाउंट था? एक तो आपको याद है तो आप मान लीजिए 5411 था, ये आपका ये आंसर हो गया। अगर ये तो हो गया, चलिए आपको आंसर पता है, लेकिन अगर आप कॉमन ऐसे, हम जो मेरा जो ट्रिक्स है कि मैक्सिमम और मिनिमम को आपको साइड करना है, ये मिनिमम है
मिनिमम है, इसको काटिए, ये मैक्सिमम नंबर है, इसको भी काटिए। आंसर आप ए और डी में से जो भी आपको सही लगता है चूज कर लीजिए। अगर आप कंफ्यूज करते हैं तो एग्जाम में ऐसे ही आप बनाएंगे। अगर आपको नॉलेज है तो बिल्कुल आप नॉलेज के साथ जाइए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको नॉलेज को ही देना है। ट्रिक्स जानने का मतलब ये नहीं होता है कि आप नॉलेज को बिल्कुल इग्नोर करते, नहीं, नॉलेज को तो फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। लेकिन जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज में आ गए, जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि नहीं ये था कि ये था, डाटा याद नहीं आ रहा है, धुंधला धुंधला सा लग रहा है ऑप्शन, तो आप बिल्कुल इस तरह से आप गेस कर सकते। GSDP ये हो गया। वर्तमान के अकॉर्डिंग आप 2024-25 का आप तैयार कर लीजिए। तो उसमें कितना अमाउंट है, 991997 करोड़, ये आप याद रखेंगे। 24-25 का है। और 23-24 का, 23-24 का आपको कोई भी डाटा आपसे पूछा जा सकता है। तो 24-25 का है 877197 करोड़। दो डाटा को एकदम अच्छे से आप याद कर लें। एक तो 877197 करोड़ 23-24 में, और 24-25 का है 991997, ऐसे ये डाटा दोनों याद कर लीजिए आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 99 क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था। विष्णु पद मंदिर कहाँ है, कॉमन सोचिए, गया में है। ऑप्शन ही, क्वेश्चन ही जो है आपको क्लियर कर रहा है कि आपको गया इसका आंसर होना चाहिए। हम लोग पढ़ते भी है कि विष्णु पद मंदिर कहाँ है, गया में है, बिल्कुल ऐसे ही सोचना है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज का 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही कूटों का चयन करिए। एक तरफ राजनीतिक संगठन है, दूसरी तरफ इसके संस्थापक है, और आपको इसको मैच करना है। मैचिंग वाला क्वेश्चन देखिए, गौर कीजिए, 5-6 पूछते हैं, तो आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहले आप इजी वाले को बनाइए। फॉरवर्ड ब्लॉक कल ही भी हम आपको बताए हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। तो 4 का ये देखिए 2 जगह है, एक का आंसर आने से आपका 2 कट गया। और सोशलिस्ट पार्टी से कौन जुड़े हुए थे, जयप्रकाश नारायण जी, समाजवादी पार्टी से ये जुड़े हुए थे। 2 का सी देखिए। अब देखिए, अब इसमें कन्फ्यूजन आपको होगा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कौन थे, तो ये BR अम्बेडकर जी का था, यानी कि 3 का डी आपका आंसर ये है, यानी कि आपका आंसर बी होगा। और एक चीज़ और जो इसमें मैं आपको बताना चाह रही हूँ, खाकसार नाम आपने अभी इतना पढ़ा है, आपने कभी सुना है, नहीं सुना है? ये नाम सब तो आपने सुना भी खाकसार नाम आपके लिए बिल्कुल नया होगा। इवन मैं भी जो पढ़ रही हूँ वो नाम मेरे लिए बिल्कुल नया था, जो क्वेश्चन बनाने वाले होंगे उसके लिए भी नया होगा। तो इसमें नया नाम के साथ आप बिल्कुल नया व्यक्ति को ही जोड़े। इनायतुल्ला मशरिकी, ये नाम आपने कभी पढ़ा है इतिहास में? इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल से, आपने कभी पढ़ा है? या जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले भी स्टूडेंट है, क्या है उन्होंने इसके बारे में पढ़ा है? मैंने तो नहीं पढ़ा है। तो जो नया नाम है ना, बिल्कुल नया के साथ नया नाम को जोड़ दीजिए। 1 का बी, और 1 का बी देखिए आपको 2 जगह था, ये। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कीजिए। जब भी कोई नया वर्ड हो, या तो नया वर्ड के साथ हमेशा नया व्यक्ति ही को जोड़ा कीजिए। इस सब के बारे में तो आप जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, अम्बेडकर, इसके बारे में हम लोग तो पढ़ते हैं, इन डिटेल्स पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप अप्रोच करते हो। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपको काफ़ी अच्छी लगी हो, बेहतरीन लगी हो, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से अगर आप मेरे साथ 7 इयर्स के पेपर को या 10 इयर्स के पेपर को कर लेते हैं, BPSC को, इवन मैं UPSC के भी पेपर को 6 इयर्स पेपर को आप लोग के साथ सॉल्व करवाऊंगी विथ ट्रिक्स और टेक्निक के साथ। तो उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। और सबसे बड़ा कि जो एक PYQ एप्टीट्यूड जो डेवलप होता है वो आपका डेवलप हो जाएगा, ताकि आप कम नॉलेज में भी एग्जाम में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे और अच्छा गेस करके आएंगे। एक गट्स रखिए अपने अंदर कि नहीं, अगर नहीं भी आएगा फिर भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, और मैम जिस तरह से बता रही है बिल्कुल उसी नज़रिए से क्वेश्चन को अप्लाई करना है। इसके लिए आप मैक्सिमम टेस्ट में भी इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा शायद अप्लाई ना हो, बट जो रियल एग्ज़ाम होते हैं जो IAS के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं उसमें ज़रूर ऐसा अप्लाई होगा।
और होते हैं, सभी एग्ज़ाम में होते हैं। मैं आपको आज 70वीं का करवा रही हूँ, नेक्स्ट 69 का करवाऊँगी, 68 का करवाऊँगी, 67 का करवाऊँगी, बैक टू बैक ईयर में करवाऊँगी। तो आपको ऐसा लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज़ को आप काफ़ी प्यार देंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो बिल्कुल ज्वाइन कर लें, और ताकि आप हमारे जो भी लाभ है 1-to-1 मेंटोरशिप का, वो हम उससे आप लाभान्वित हो सके, और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप हम तक पहुंचा सके, डायरेक्ट बात करके कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नीचे दिया गया है। आप उसके ज्वाइन करके आप अपनी सारी समस्या को हमारे समक्ष रख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।